हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके श्री नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं मिस्कुला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की क्लास में बात करेंगे हम बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं के लिए, यानी कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो भूगोल ले रखे हैं उनके लिए आज का जो क्लास होगा वो मैं आज मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, जो आज आपके बीच में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। ये अगर आप लोग देखेंगे पेपर को तो अच्छे से आप लोग का जो प्रश्न है, प्रश्न पत्र है वो तैयार हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न आपके लिए बनाए गए हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पिछला बात करें तो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर जो होता है, प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन पेपर था, उसके अनुसार ये आपका मॉडल पेपर बनाया गया है और उससे भी अच्छा बनाने का प्रयास किया गया है। जो आपके पेपर में बार बार प्रश्न पूछा जाता है वही आपके लिए ये आज की वीडियो में बनाया गया। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक और वीडियो को ज़रूर देखिए लास्ट तक, क्योंकि आज के क्लास में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। और अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लस बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे और अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकें। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास की तरफ कि आज की क्लास में किस तरीके से प्रश्न बन के आए हैं। लुभावने यानी कि लुभावना वाले प्रश्न हैं और अच्छे से आप लोग देखिए। आई होप आपको समझ भी आएगा और अच्छे से आप लोग तैयार भी कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के आपका मॉडल पेपर आपके सामने है। ये आपका कुछ इस तरीके से प्रश्न पत्र है। इसमें आपका है कि बीए प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी आपका है। उसके बाद में हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर भूगोल है। आपका प्रश्न पत्र है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें खंड आ आपका दे रखा है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपका 50 शब्दों में। टाइम आपको पता ही 3 घंटे का है। न्यू NEP का मतलब होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। पहले का फर्स्ट प्रश्न आपका है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, अच्छे से आप लोग पढ़िए। तो वेगनर का महाद्वीपीय का सिद्धांत आप लोग पढ़ेंगे। इसमें आपको लिखना होगा कि वेगनर एक जर्मन जलवायुवेत्ता एवं भूगोल यानी कि भूशास्त्रवेत्ता थे। जो वेगनर महाशय जी हैं ये जर्मन से बिलोंग करते हैं और ये जलवायुवेत्ता यानी कि जलवायुवेत्ता का मतलब होता है जलवायु से संबंधित इन जानकारी इनके पास उपलब्ध है। फिर उसमें भूशास्त्र यानी कि भू का मतलब तो पृथ्वी के अंतर्गत सारी जितने भी कंठस्थ करके रखे हैं। फिर इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन, जो ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 में इन्होंने किया और किंतु इसका विवेचन 1915 से एवं 20 में हुआ जाके। इनके सिद्धांत का विस्थापन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इनकी मूलभूत समस्या जलवायु परिवर्तन की थी। भूमंडल पर अनेक क्षेत्रों में ऐसे प्रमाण मिले जिनके आधार पर यह साबित होता है कि एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। सही बात है, ये आप लोग देखते भी हो। इस संबंध में निम्न 2 संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। कौन कौन सी? पहला आपका आता है इसमें, यदि स्थल भाग स्थिर रहे हों तो जलवायु कटबंधों में क्रमशः स्थानांतरण हुआ है, यानी कि स्थानांतरण का मतलब होता है बदलाव हुआ है। और दूसरा है इनका, तो दूसरा संभावनाएं क्या है कि यदि जलवायु कटबंध स्थिर रहे हों तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। और वेगनर ने स्थल के अस्थायित्व में अविश्वास व्यक्त किया है और बताया कि स्थल भागों का ही स्थानांतरण हुआ है। तो ये था वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न आता है आपका कि डेविस का भौगोलिक चक्र के बारे में बताइए। डेविस के भौगोलिक चक्र, बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी आपका है। इसमें लिखना होगा आपको डेविस महोदय जी ने, इसमें लिखेंगे आप लोग डेविस महोदय जी ने सर्वप्रथम 1899 ईस्वी में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। डेविस जी के अनुसार कहा गया है कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रमों द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन यानी कि समतल मैदान में बदल जाता है। यानी कि
डेविस ने स्थल रूपों के विकास में चक्रीय पद्धति का अवलोकन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया है। इन्होंने लिखा है कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था समय का प्रतिफल है। अगर यही बात हम इंग्लिश में बोलें तो ए लैंडस्केप इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्पेस टाइम। तो इसे इन तीन कारकों को संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था या समय, अवस्था का मतलब होता है संरचना, यानी कि जो डेविस महोदय ने कहा है संरचना, अवस्था का मतलब होता है समय, और प्रक्रम, ये डेविस का त्रिकट कहते हैं। ये क्या कहते हैं? त्रिकट। अगर यही बात अगर हम बात करें तो किस किस स्थान पे उत्थान जो होता है वो इस तरीके से होता है। प्रौढ़ावस्था में ये जीर्णावस्था, ये इनकी जो विकास का उत्थान हुआ कैसे करते जाते हैं, ये आपको मैं लॉन्ग आंसर में अच्छे से समझा दूंगा, और ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये रहा इनकी जो डेविस भौगोलिक चक्र यानी कि अपर्दन चक्र जो था, इसके बारे में आपको यहाँ पे अपर्दन चक्र किसे कहते हैं या डेविस भौगोलिक चक्र किसे कहते हैं। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट आता है प्रश्न। उसके बाद में फिर आपका प्रश्न आता है दोस्तों कि तीसरा प्रश्न है कि हिमानी किसे कहते हैं। हिमानी किसे कहते हैं? हिमानी के बारे में आप लिखेंगे कि हिम क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण व भार के कारण ढाल के अनुसार खिसकती हुई राशि को हम हिमानी कहते हैं। समझ में आया होगा। इसमें कहा गया था कि हिम का मतलब होता है बर्फ़। हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ़। यानी हिम के क्षेत्रों में जो गुरुत्वाकर्षण व भार के ढाल के अनुसार खिसकती हुई राशि को हम हिमानी कहते हैं। लोबेक ने हिमानी को बर्फ की एक नदी माना है, और बारसेस्टर के अनुसार कहा गया कि हिम नदी या हिमानी हिम की ऐसी राशि है जो धरातल एवं इनके संचालन के स्थान पर धीरे धीरे खिसकती हैं। या क्या कहती हैं? धीरे धीरे खिसकती हैं। यानी कि हिमानियों का ऊपरी तल सदैव एक सा नहीं रहता है। सर्दियों में हिम की अधिक प्राप्ति से उनका ऊपरी तल लगभग सयार होता है, और किंतु गर्मियों में इनके ऊपरी दरारें यानी कि सेरिस जैसे वर्गशृंड के आदि के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ये हिमानी होते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका चौथा प्रश्न है कि विश्व के प्रमुख कास्ट प्रदेशों के बारे में बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी आपका है, विश्व के कास्ट प्रदेशों के बारे में। इसमें आपको लिखना होगा कास्ट प्रदेशों में। पहला तो आपका आता है यानी कि कास्ट प्रदेश कौन कौन से हैं। इसमें आंसर में लिखना होगा आपको। मुख्य रूप से दो प्रकार के कास्ट प्रदेश में आते हैं विश्व के। पहला तो ए आपका आता है यूरोप महाद्वीपीय, और बी आपका आता है उत्तरी अमेरिका। ये दोनों आपके कास्ट प्रदेशों में आते हैं, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के अंतर्गत, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पहला तो एड्रियाटिक सागर तट आता है, दूसरा फ्रांस के दक्षिणी भाग के कार्सो प्रदेश में, और तीसरा आता है आपका इटली। ये तीन आपके आते हैं ए के अंदर यानी कि यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। और अब बात करेंगे हम बी नंबर आपका आता है उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत, यानी उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत में इसमें आपका आता है फ्लोरिडा आता है, केंटकी आता है, जॉर्जिया आता है, वर्जीनिया आता है, न्यू मैक्सिको आदि प्रांतों में इसका विस्तार पाया जाता है समथिंग। यानी इस महाद्वीप में संयुक्त राज्य के अनेक राज्यों के विशाल कास्ट प्रदेश में फैला है। किस में आता है ये? संयुक्त राज्य के विशाल राज्य में। तो ये आपके मुख्य रूप से फ्लोरिडा, केंटकी, जॉर्जिया, वर्जीनिया और न्यू मैक्सिको आदि प्रांत में इनकी विस्तार पाया जाता है। तो ये कास्ट प्रदेश के रूप में मुख्य रूप से मिलते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, पाँचवा नंबर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी आपका। पाँचवा प्रश्न आपका आता है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। अम्लीय वर्षा के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। अम्लीय वर्षा में आपका आएगा यानी कि कोरमंडी जी के अनुसार कहा गया है अम्लीय वर्षा में कि वर्षण का कोई भी रूप जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। यानी कि वर्षण का कोई भी रूप हो और जिसमें हम अम्ल की मात्रा अधिक पाई जाती हो तो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। जैसे उद्योगों तथा मोटर वाहनों में जीवाश्म ईंधन के दहन से निकली सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड
जैसे गैसें वायुमंडल में पहुंचकर रासायनिक क्रिया से सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल में बदल देती हैं। और इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण के कारण आज अनेक वायुमंडलीय संकट उत्पन्न हो गए हैं, जिसके कारण संपूर्ण जीवमंडल का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। हमें वायुमंडल का स्वच्छ रखने के लिए पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण के विभिन्न उपाय शीघ्र करने होंगे। तो ये अम्लीय वर्षा के अंतर्गत आता है। फिर छठा प्रश्न आता है, सातवां प्रश्न आता है आपका, समुद्र विज्ञान किसे कहते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका समुद्र विज्ञान के बारे में। अब समुद्र विज्ञान किसे कहते हैं। समुद्र विज्ञान जिसे हम कहते हैं ओशिनोग्राफी। समुद्र विज्ञान या महासागरीय विज्ञान भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें हम जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। आज मानव बड़े पैमाने पर सैनिक एवं असैनिक उपयोगी के महासागरों पर निर्भर है। इसकी परिभाषा अगर बात करें तो भूगोल की परिभाषा यानी कोश जी के अनुसार कहा गया है कि समुद्र विज्ञान महासागरों का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसके अंतर्गत जल की प्रकृति, गतियाँ एवं घनत्व, गहराइयों, तलाकृतियाँ, वनस्पति जात तथा प्राणी जात आदि का विश्लेषण किया जाता है। तो ये आपका होता है समुद्र विज्ञान। तो ये आपका समुद्र विज्ञान आता है। यहीं पे प्राउडमैन जी के अनुसार कहा गया है कि समुद्री विज्ञान यानी कि समुद्र विज्ञान समुद्री जल के भौतिक गुणधर्मों के संदर्भ में गतिकी तथा ऊष्मागतिकी के मूलभूत सिद्धांत का अध्ययन करता है। तो ये समुद्र विज्ञान के अंतर्गत आता है। फिर सातवां प्रश्न आता है कि भू संतुलन के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। भू संतुलन के, इसमें भू संतुलन के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। भू संतुलन का सिद्धांत क्या है ये आपको हम बताएंगे। भू संतुलन में लिखना होगा कि धरातल पर पर्वत, पठार, मैदान, झीलें एवं महासागर आदि विभिन्न प्रकार के उच्चावन स्वरूप पाए जाते हैं, जिनके आकार या पर्याप्त अंतर पाया जाता है। फिर भी ये आकृतियाँ धरातल व अवस्थित हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि ये आकृतियाँ एक निश्चित नियम के अनुसार संतुलित हैं। इस प्रकार भू संतुलन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, जैसे परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों में पर्वत, पठार व मैदान एवं गहराइयों स्थित में झील एवं समुद्र आदि में भौतिक तथा यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही हम संतुलन की दशा कहते हैं। तो ये आपका होता है सिद्धांत। और अगर बात करें संतुलन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, अमेरिका के भूगोलवेत्ता जो हैं वो डटन जी ने 1859 में किया था, जो संतुलन शब्द का प्रयोग किया था। तो इस तरीके से आपका सातवां प्रश्न मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर आपका आता है आठवां प्रश्न कि चक्रवात। अब चक्रवात में आपको लिखना होगा कि सामान्यतः चक्रवात से अभिप्राय निम्न वायुदाब के केंद्रों से होता है। जो मान लो चक्रवात होता है वो क्या होता है, वायुदाब के अनुसार होता है, जिसके चारों ओर बाहर की तरफ वायुदाब क्रमशः बढ़ता रहता है। इसको परिणाम स्वरूप सभी दिशाओं में हवाएं भीतर यानी कि केंद्र की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। फैरल के नियम के अनुसार ये हवाएं मुड़ जाती हैं, यानी कि फैरल जी के अनुसार कहा गया है, जो फैरल का नियम के अनुसार जो हवाएं हैं वो क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं इस प्रकार से, तथा केंद्र तक पहुंचने की अपेक्षा उसकी परिक्रमा करने लगती हैं। और इन हवाओं की दिशा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में यानी कि घड़ी की दिशा के अनुसार के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध के घड़ी के अनुसार होती हैं। तो तब ये क्या होता है, चक्रवात का रूप धारण करती हैं। एंटी क्लॉक और क्या होता है, एंटी क्लॉक होता है और क्लॉकवाइज होता है, यानी घड़ी के अनुसार क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध की ओर ये क्या करती हैं, विपरीत दिशा की ओर गति करती हैं। तो ये आपका चक्रवात का रूप धारण कर लेती हैं। उसका फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है वाताग्र क्या है। वाताग्र क्या है, वाताग्र के बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा कि वायुमंडल की निचली सतह में विभिन्न स्वभाव वाली राशियों की सीमांत सतह के ढालू भाग को हम क्या कहते हैं, वाताग्र कहते हैं।
जैसे वायुमंडल की जो निचली सतह है, विभिन्न वायु स्वभाव वाली वायु राशियाँ जो हैं उनकी सीमांत सतह के ढालू भाग को हम वाताग्र से कहते हैं। दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियाँ हैं, जब एक दूसरे के निकट आती हैं तो स्वभाव की विभिन्नता क्या है, एक दूसरे से नहीं मिलती और उनके सीमांत प्रदेश उन्हें पृथक रखते हैं। सीमांत प्रदेश के अग्ररेखाएं वाताग्र कहलाती हैं। ये सामान्यतः क्या होती हैं, ढालू होती हैं। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? ज्वार भाटा की उत्पत्ति किस तरीके से होती है? इसमें मरे जी के शब्दों में कहा गया है कि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र तल के नियमित रूप से ऊपर उठने और जल के नीचे जाने की क्रिया को हम ज्वार भाटा कहते हैं। यानी कि महासागरीय जल में सूर्य ताप, चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के परिणाम स्वरूप ही ज्वार की उत्पत्ति होती है और पृथ्वी का वह भाग जो चंद्रमा के सामने पड़ता है, यानी कि चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो ज्वार आने का मूल कारण यही है। तो इस तरीके से आपको ज्वार भाटा के बारे में बताया मैंने आपको। अब आपका आता है, ये आपका लास्ट प्रश्न था ज्वार भाटा सेक्शन ए का। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और आप लोगों को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना करिएगा। और आपका सेक्शन बी अब आपका आ गया है। इसमें आपको केवल 5 प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 200 शब्दों में लिखना है। अब आपको भू संतुलन के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है आपका कि धरातल पर पर्वत, पठार, मैदान, झीलें एवं महासागर आदि विभिन्न प्रकार के उच्चावचन स्वरूप पाए जाते हैं, जिनके आकार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, फिर भी ये आकृतियाँ धरातल पर अवस्थित हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि ये आकृतियाँ एक निश्चित नियम के अनुसार संतुलित हैं। इस प्रकार भू संतुलन के निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों जैसे पर्वत, पठार और मैदान एवं गहराइयों में स्थिर झील एवं समुद्र आदि में भौतिक एवं यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही संतुलन की दशा कहते हैं। संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी भूगोलवेत्ता डटन जी महोदय जी के अनुसार 1859 में प्रतिपादित किया है। इनका मुख्य उद्देश्य था धरातल के ऊपर स्थित भागों तथा नीचे स्थित भागों में संतुलन स्थापित करना। तथा डटन जी के अनुसार धरातल के ऊपर स्थित भागों तथा नीचे स्थित भागों का बराबर, यानी कि भार बराबर होगा। ऊपर उठे भागों का घनत्व कम तथा नीचे धसे भागों का घनत्व अधिक होगा। इन सब का भार एक निश्चित रेखा के सहारे बराबर होगा। इस आधार तल का समदबाव तल, यानी कि समतोल तल अथवा क्षतिपूर्ति तल कहा जाता है। इस तल के सहारे सभी ऊपरी भागों तथा निचले भागों के दबाव बराबर होना चाहिए। जब किसी कारण एक भाग पर भार बढ़ जाता है तथा दूसरे का कम हो जाता है और संतुलन समाप्त हो जाता है, इसके लिए क्षतिपूर्ति आवश्यक होती है। नदियों द्वारा सागर तथा डेल्टाई भागों में निक्षेप होता है और जिससे डाल्टन यानी कि डेल्टाई भाग का भार बढ़ जाता है और इस प्रकार पहाड़ी भाग का भार कम होने लगता है और इसे स्थापित करने के लिए डेल्टाई भाग का मलबा जिसे सीमा से होकर नीचे पहाड़ी भाग के नीचे आता है और डेल्टाई भाग नीचे धंसते हैं और पहाड़ी भाग ऊपर उठते हैं। संतुलन स्थापित हो जाता है और इस प्रकार कहा जाता है कि पृथ्वी के प्रत्येक भाग नियमानुसार एक स्थिर अवस्था में आता है और इसी दशा में हम भू संतुलन कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं, हम भू संतुलन कहते हैं। जैसे मैं आपको चित्र के द्वारा प्रदर्शित करता हूँ। मान लो ये आपका ये हो गया चित्र, मैं बता रहा हूँ अभी आपको अच्छे से। ये आपका हो गया, ये आपका समुद्र तल हो गया, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसे हम कहते हैं समुद्र तल, समुद्र तल। अब ये आपका पर्वत हो जाता है, पर्वत का कटाव इस तरीके से, ये आपका पर्वत का कटाव हो जाता है। अब जैसे जैसे ये आपका होता है निक्षेपण होता है, जैसे यहाँ से आप लोग पहला, दूसरा, तीसरा और चौथी लाइन, ठीक है, इस तरीके से आप
अब ये आपका होता है, ये समुद्र तल हो गया, ये निक्षेपण हो गया, उसके अंदर ये धसाव हो जाता है आपका, ये क्या होता है, धसाव। अब जिस तरीके से ये अपना बहाव चालू करते हैं यहाँ से ऐसे, इस तरीके से, अब क्या करते हैं, ये बहाव हो जाता है, ये बहाव हो गया आपका, ये अधा स्तर होता है, ये इसे क्या कहते हैं, हम अधा स्तर कहते हैं। ये आपका सीमा हो जाता है, सबसे निचला सतह क्या होता है, सीमा होता है। ये निक्षेपण, ये धसाव, यानी कि धसाव जब होता है यहाँ से, ये धसाव हो गया आपका, धसाव जब होता है तो ये सीमा की तरफ आता है और सीमा से क्या करता है, ऊपर की तरफ लेके चलता है। तब यहाँ पे आपका उत्थान होता है और ये फिर पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपका भूपटल के संतुलन की व्यवस्था होती है। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका कि भूकंपों के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। भूकंपों के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अब इसमें लिखना होगा आपको कि सेलिसबरी जी के अनुसार कहा गया है कि प्राकृतिक कारणों के से जब पृथ्वी की सतह कांपने लगती हैं तो उसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप सबसे अधिक विनाशकारी एवं ऐसी आकस्मिक प्राकृतिक घटना है जिसके आगे आज भी मानव एवं विज्ञान पूरी तरह असहाय है। इसमें होने वाले घातक प्रभाव मुख्यतः निम्न प्रकार से होते हैं। पहला आपका आता है इसमें पहला होता है आपका कि मानव निर्मित भूदृश्यों या सांस्कृतिक भूदृश्यों का नाश। भूकंप आते यानी मकान गिर जाते हैं, सड़क व रेल मार्ग फूट जाते हैं। 1923 में टोक्यो यानी कोहिमा क्षेत्र के भूकंप से 5 लाख भवनों एवं अन्य इमारतों के नष्ट होने का प्रमाण है। दूसरा आपका आता है इसमें कि नगरों का नष्ट होना। हेडिंग में आप लिखेंगे नगरों का नष्ट होना, यानी कि यूगोस्लाविया एवं स्कोपजी नगर, जापान के टोक्यो नगर का अधिकांश भाग, टर्की के टेंजियर्स नगर आदि नगर में कुछ ही सेकंड में नष्ट हो गए। भूकंप में 23 लाख लोगों की जान गई। तीसरा नंबर आता है कि नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन एवं भयंकर बाढ़ है। वर्तमान समय में 1950 में असम के भूकंप से दिहांग एवं ब्रह्मपुत्र के मार्ग बदल गए। इसी प्रकार अनेक स्थानों पर गढ़वाल टिहरी में भूकंप से अनेक परिवर्तन हुए। फिर चौथा आता है कि भूतल पर दरार, धसाव एवं आभार का घातक प्रभाव। मिसिसिपी डेल्टा प्रदेश में 1817 के भूकंप से असम में 1897 एवं 1950 के भूकंप से इसी प्रकार की कई किलोमीटर लंबी तक 5 से 20 मीटर दरार पड़ जाने से भयंकर हानि हुई। फिर पांचवा नंबर आता है सागर में भयंकर लहरें उठना। अंतः सागरीय भूकंपीय लहरों को सुनामी कहते हैं, जो कच्छ की खाड़ी में 1819 के भूकंप एवं 1755 के पुर्तगाल के तटीय भूकंप में अधिकांश तटीय कस्बे एवं लिस्बन नगर नष्ट हुए। तो ये आपका हो गया भूकंपों के प्रभाव। फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न चौथा है कि सामान्य अपरदन चक्र क्या है। सामान्य अपरदन चक्र किसे कहते हैं हम। अब सामान्य अपरदन चक्र किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। इसमें लिखना होगा कि नदी द्वारा अपरदन चक्र को सामान्य अपरदन चक्र कहा जाता है। नदी द्वारा अपरदन चक्र को सामान्य अपरदन चक्र कहा जाता है। इसे सामान्य इसलिए कहा जाता है कि बहते हुए जल का कार्य अपरदन के अन्य कारकों जैसे पवन, हिमनदी, भूमिगत जल आदि की अपेक्षा अधिकतर व्याप्त होता है। इस व्यापकता का पता इस बात से भी चलता है कि पवन तथा हिमानी के कार्यों से भी जल का अधिकांश हाथ रहता है। अपरदन के सामान्य चक्र का प्रारंभ सागर तल से किसी भी स्थलखंड के उत्थान के साथ होता है। जैसे ही यह भूखंड प्रारंभ हो जाता है और उस नदी द्वारा अपरदन कार्य प्रारंभ होता है। इस प्रकार स्थलखंड विभिन्न अवस्थाओं में 3 मुख्य क्रियाएं होती हैं। पहला अपरदन हो जाता है, दूसरा परिवहन और तीसरा निक्षेपण। सामान्य अपरदन की चक्र की अवस्थाएं क्या है कि डेविस महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि अपरदन चक्र में 3 अवस्थाएं जैसे तरुण, प्रौढ़ एवं जीर्ण या वृद्धावस्था में को बताया गया है। सामान्य अपरदन के चक्र के आधार की तल की प्राप्ति के उपरांत क्षीण यानी कि वृद्धावस्था में हो जाता है। स्थल
रूप के विकास की भांति नदियों में भी 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे तरुण, प्रौढ़ एवं जीर्णावस्था। नदियों की मुख्य कार्य उच्चावन की असमानता को कम करना। इस कार्य पूर्ति के लिए स्थल खंड को काट करके उसे आधार तल तक लाने का प्रयास करती हैं। अपर्दन चक्र का प्रारंभिक रूप। सामान्य अपर्दन में यह मान जाता है कि स्थल खंड सागर तल से अभी बाहर निकला है और पहले उत्थान की गति तेज होती है, परंतु कुछ समय पश्चात उत्थान समाप्त होता है और सामान्य अपर्दन चक्र में निम्न बातें स्वीकार की गई हैं। पहला, स्थलखंड की भूगर्भिक संरचना सामान्य एवं सरल है। दूसरा है कि इसकी निर्माण विभिन्न कठोरता वाली प्रदर चट्टानों से हुआ है। फिर तीसरा आपका आता है कि स्थलखंड की स्थिति आंध्र प्रदेश में है। चौथा, पर्याप्त वर्षा के कारण नदियाँ की सतत प्रवाही है। और पांचवा, स्थलखंड दीर्घकाल तक स्थिर रहता है, यानी कि उक्त परिस्थितियों में नदी में उत्थित भूखंड पर अपर्दन चक्र प्रारंभ होता है तथा स्थलखंड की 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यही अपर्दन चक्र की 3 अवस्थाएं हैं जो निम्न है। पहला आता है कि तरुणावस्था प्रारंभिक अवस्था में ढाल के अनुसार अनुवर्ती नदियों का विकास होता है और नदियों की अपेक्षा छोटी छोटी अवनलिकाओं तथा सरिताओं की संख्या अधिक होती है। शीघ्र अपर्दन मुख्य होता है और मुख्य नदी यानी कि नदी घाटी है वो गहरा करती है। पादपार यानी कि पादपाकार प्रवाह प्रणाली का विकास होता है। नदियों द्वारा निम्न कटाव भी प्रारंभ हो जाता है। नदियाँ गहरी कंदराओं से होकर बहने लगती हैं, जिन्हें हम गार्ज या कैनियन कहते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है प्रौढ़ावस्था में नदी की प्रौढ़ावस्था में स्थल रूपों में पर्याप्त अंतर होने लगता है। ढाल में कमी यानी कि कमी से नदियों का वेग कम होने लगता है। निक्षेप कार्य अधिक सक्रिय होता है। घाटी चौड़ी होने लगती है। नदी पर्वतों में जैसे मैदान में प्रवेश करती हैं। जलोढ़ पंखों तथा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण होने लगता है। सहायक नदियाँ की संख्या बढ़ जाने से प्रवाह प्रणाली जो है वो पूर्ण से विकास होता है। प्रमुख नदी आधार तल को प्राप्त करके क्रमबद्ध हो जाती है और नदी के अपर्दन का निक्षेप संबंधी कार्यों से संतुलन होता है। बड़े बड़े विसर्पों का संरचना होती है और चाम झील की गोखुर झील तक तटीय जमाव से तटबंधों का निर्माण होता है। फिर तीसरा आता है जीर्णावस्था। जीर्णावस्था में क्या करती हैं कि जीर्णावस्था में क्षैतिज अपर्दन सर्वाधिक होता है, जिसमें नदी घाटियाँ चौड़ी होने लगती हैं और नदी जो है वो बाढ़ का मैदान अत्यधिक विस्तृत हो जाता है, जिसमें नदियाँ बल खाती हुई प्रवाहित होती हैं और नदी वेग जो है वो कम होने से उसका परिवहन वेग कम हो जाता है। नदी अपने मुहाने के पास डेल्टा का निर्माण करती हैं। इस प्रकार अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में संप्राय मैदान की रचना होती है और अपर्दन चक्र समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से आपका हो जाता है। जेट स्ट्रीम धारा किसे कहते हैं, इसमें आपका वर्गीकरण बताया गया है। जेट स्ट्रीम तेज गति से बहने वाले एवं सक्रिय मार्गों से बहने वाली धारा प्रवाह पहुने होती हैं। इनकी गति सामान्यतः बाहरी सीमा पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा होती हैं, जो कि भीतरी भागों में निरंतर बढ़ती रहती हैं। ये ग्रीष्मकाल की अपेक्षा शीतकाल में तीव्रता से चलती हैं। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार ही जेट स्ट्रीम की क्रियाशीलता निर्भर करती है। इस प्रकार पर जेट स्ट्रीम को निम्न वर्गों में रखा जाता है। पहला आता है ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। इसमें होता है कि यह जेट स्ट्रीम धाराएं सीमांत प्रदेशों में 45 अंश से 65 अंश के मध्य क्रियाशील में रहती हैं। इनकी क्रियाशीलता पर उष्ण सीमांत एवं वाताग्र की विशेष प्रभाव रहता है। इनकी गति 250 से 400 किलोमीटर तक रहता है। दूसरा आता है आपका उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम। यह जेट स्ट्रीम शांत खंड से ऊपर 30 अंश से 40 अंश के मध्य में विकसित होती हैं। गर्मियों में यह जेट धाराएं 40 अंश और अक्षांश एवं सर्दियों में 35 अंश के अक्षांश तक चलती हैं। भारत में यह STWI के नाम से पुकारी जाती हैं। फिर तीसरा आता है उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम। अफ्रीका व दक्षिणी एशियाई उष्ण मानसूनी प्रदेशों में इन उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट का विकास 15 अंश से 22 अंश के मध्य होता है।
इसमें 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य यानी पूर्वी जलधाराएं अधिक विकसित दिखाई देती हैं, जिसकी बाहरी भागों में गति 100 किलोमीटर तक रहती हैं। तो ये आपका हो गया जेट स्ट्रीम धारा। उसका फिर नेक्स्ट प्रश्न छठवां नंबर आता है आपका कि वायुदाब वितरण के दो प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अब आपका आता है नेक्स्ट में वायुदाब वितरण के दो प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। पहला आपका आता है, इसमें लिखेंगे कि भूपृष्ठ पर वायुमंडल के दाब या भार को हम वायुमंडलीय दाब या वायुदाब कहते हैं। वायुमंडल में वायुदाब का वितरण दो प्रकार से होता है। पहला आपका आता है इसमें कि वायुदाब का ऊर्ध्वाधर वितरण। इसमें आपको लिखना होगा कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब निरंतर घटता जाता है और इस प्रकार अधिक ऊंचाई पर गैसें तेजी से विरल एवं हल्की होती जाती हैं। सामान्य परीक्षणों में ज्ञात होता है कि कुल वायुदाब में आधा 5.5 किलोमीटर तक, शेष का आधा अगले 5.5 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक अर्थात 11 किलोमीटर तक कुल वायुदाब का मात्र 1/4 दाब ही शेष विशाल एवं ऊंचे वायुमंडल में रह जाता है। दूसरा आता है आपका वायुदाब की क्षैतिज वितरण। मानचित्र पर वायुदाब के क्षैतिज वितरण को समदाब रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सभी स्थानों को समुद्र तल पर मानते हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। समताप रेखाएं जहाँ जहाँ अक्षांशों का अनुसरण करती हैं, वहाँ समदाब रेखाएं भी अक्षांशों के अनुसरण करने का प्रयास करती हैं। अतः समदाब रेखा ऋतुवार अधिक तेजी से चक्राकार होती जाती हैं। पृथ्वी पर वायुदाब के वितरण को 7 पेटियाँ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जो 7 पेटियाँ हैं वो आपको समझ में अच्छे से आएगा, वो आप लोग जब मैं आपको लॉन्ग आंसर पढ़ाएंगे उसमें आपको हम अच्छे से बता देंगे 7 पेटियों के बारे में। अब उसके अंदर फिर आपका आता है खंडसा। ये आपका लॉन्ग आंसर है खंडसा सेक्शन सी। इसमें आपका प्रश्न 5 शब्दों में लिखना है। इसमें केवल 2 प्रश्न अनिवार्य है। 7वां प्रश्न है कि सौर परिवार के ग्रहों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 8वां प्रश्न है आपका कि पृथ्वी की विभिन्न परतें एवं उनकी रासायनिक संरचना का वर्णन कीजिए। फिर 9वां प्रश्न है आपका कि नदी के तीनों कार्यों एवं निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। 10वां प्रश्न है कि भूतल पर तापमान के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी है साथ साथ के सेक्शन सी के। ये 2 प्रश्न आपको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। आपको उसमें ज़्यादा अलग अलग से वीडियो बना देंगे क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है और अच्छे से आप लोग तैयारी कर लेंगे। तो इससे आपको क्या होगा कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर लेते हैं। तो अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।